देखो भाई, आज हम बात करेंगे एलएफटी में जो मैं वो पढ़ा रहा हूँ एंजाइम, उसमें तीसरे एंजाइम पे की वीडियो है। एएलपी है, एल्केलाइन फास्फेट, जिसमें हम एसजीओटी पढ़ ली, एसजीपीटी पढ़ ली, और तीसरे नंबर पे एएलपी। और जो प्रोटीन है लीवर की वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एजी रेशियो, ये सब ठीक। इसके बाद में बिलिरुबिन पढ़ाएंगे जब एंजाइम ख़त्म हो जाएंगे। तो अब देखते पढ़ते हैं एल्केलाइन फास्फेट के बारे में। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लो। एएलपी इज प्रेजेंट इन लीवर, ये लीवर में प्रेजेंट रहती है, एंड अदर ऑर्गन, और दूसरे ऑर्गन में भी रहती है। लीवर के अलावा कौन कौन से? बोन में, प्लेसेंटा में, इंटेस्टाइन, ठीक। इट हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को तोड़ने में काम करती है। इन लीवर एएलपी इज रिलीज फ्रॉम बिलियरी सिस्टम, जो लीवर में किससे रिलीज होती है? बिलियरी सिस्टम से, ठीक है ना, ये रिलीज होती है। आइसो एंजाइम ऑफ एएलपी, एएलपी के एल्केलाइन फास्फेट्स के कुछ आइसो एंजाइम भी हैं। अल्फा 1 बिलियरी ट्रैक्ट से बनता है, अल्फा 2 ये 2 टाइप का होता है, जिसमें हीट लिएबल जो लीवर बनता है, और हीट स्टेबल ये बोन में बनता है, ठीक है ना। और तीसरी है प्री बीटा, ये प्लेसेंटा में बनती है। चौथी है गामा एल्केलाइन फास्फेट, ये इंटेस्टाइन में बनती है, ठीक है ना। ये तो लीवर में बनती है। अल्फा 1 बिलियरी ट्रैक्ट बोलते हैं, लेकिन ये होता लीवर में ही, ठीक है ना। अल्फा 2 ये लीवर में बनती है, लीवर में बनती है और बोन में बनती है। जो लीवर में बनती है हीट लेवल, मतलब गर्मी को नहीं सह सकती है, और ये हीट स्टेबल, ये गर्मी को सह सकती है, जो बोन से बनेगी अल्फा 2 टाइप की आइसो एंजाइम। ये एएलपी की आइसो एंजाइम है 1, 2, 3, 4 टाइप। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे आ जाओ। ए नंबर पे है बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल, और चिल्ड्रन में ये बढ़ती है तो एल्केलाइन फास्फेट तब क्या होता है देख लो, ड्यू टू बोन ग्रोथ, मतलब अगर बच्चे की बोन बढ़ रही हैं तो भी अगर हम एलएफटी करवाते हैं तो ये एएलपी बढ़ी हुई आ सकती है, क्योंकि बच्चों में हड्डी की ग्रोथ बढ़ती है, तो इसलिए। नंबर 2 पर प्रेगनेंसी ड्यू टू प्लेसेंटा, अगर किसी के पेट में बच्चा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेसेंटा बढ़ेगा तो हो सकता है जब तुम एलएफटी करवाओगे तो ये बढ़ी हुई आ जाए तुम्हारे उसमें एएलपी जाँच में, ठीक है ना। नंबर 2 है बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल, अगर कोई बीमारी है तब बढ़ती है, तब किस किस वजह से बढ़ सकती है। पहले थी बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल, मतलब शरीर में कोई नॉर्मल प्रक्रिया हो रही है तो बढ़ेगी, और कोई बीमारी है तब बढ़ेगी। कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं? लीवर डिसीज, लीवर में कोई बीमारी होगी जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मतलब है कि जो लीवर की जो नसें हैं उनमें रुकावट हो जाएगी, जो वो एंजाइम बना रही है वो प्रॉपर पित्त की थैली में नहीं पहुंच पाते, बाइल के रूप में इकट्ठा नहीं हो पाते, ठीक है ना, लीवर में रुकने लगता है, जिससे लीवर की सारी जो नसें टाइप की डायलेटेड हो जाती हैं, ठीक है, जो बाइल को ले जाने का काम करती हैं वो वाली। आगे है कोलेस्टेसिस, कोलेस्टेटिस में भी बढ़ी हुई आ सकती है ये एएलपी, और कोलेलिथियसिस मतलब पित्त की थैली में पथरी है तो भी आ सकती है। अब आ जाओ बोन डिसीज, अगर हड्डी में कोई बीमारी है जैसे रिकेट्स, ओस्टोमेलेशिया, इसमें भी आ सकती है। रिकेट्स मतलब हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कमज़ोर होती हैं, उसको बोलते हैं ओस्टोमेलेशिया। अगर हड्डियों में धीरे धीरे तुम्हारे छेद टाइप के हो रहे हैं तो उसको ओस्टोमेलेशिया बोलते हैं, ठीक है ना। इन 2 कंडीशन में भी एएलपी बढ़ के आ सकती है। अब आगे आ जाओ उसके प्रोसीजर वगैरह में। मेथड है, पहले मेथड में है PNPP, मतलब पैरा नाइट्रोफिनाइल फास्फेट मेथड, ठीक है ना। ये हमसे क्यों फिल इन द ब्लैंक्स और जी का ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछ सकता है। PNP की फुल फॉर्म क्या है और ये किस लिए, किसकी जांच में किसका मेथड है, तो तुम बता देना एएलपी टेस्ट के लिए इसके। और दूसरे मेथड का नाम है किंग मेथड, ये आसान है, किंग मेथड, ठीक है ना। प्रिंसिपल में है PNPP, मतलब ये कोई केमिकल है ये, ठीक है ना। इसको जल के साथ मिक्स करो, एएलपी मतलब हमारे सीरम के साथ, यहाँ पे एएलपी लिखो तो इसमें ना सीरम में है मरीज को, इनको डायरेक्ट हमने एएलपी तो निकालने लिए सीरम से, तो ताकि हम इसके साथ मिक्स कर दें, सीरम को मिलाएंगे तभी तो मालूम पता चलेगी ये बड़ी है घटी है। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा P + PN, मतलब ये P + PN में टूट जाएगा येलो कलर के में। इसकी फुल फॉर्म देख लो,
यह फास्फेट में टूट जाएगा और पैरा नाइट्रोफिनाइल में टूट जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, सीरम में मौजूद ALP एल्कलाइन फास्फेट अगर मौजूद है सीरम में, जो कि PNP को मतलब पैरा नाइट्रोफिनाइल फास्फेट को हाइड्रोलाइज करता है, मतलब इसको हाइड्रोलाइज करता है, इसलिए यहाँ पे ये H2O लिखा है, ठीक है। आगे लिखा है फास्फेट और पैरा नाइट्रोफिनाइल में तोड़ता है, जो कि पीले रंग का होता है। ये किसमें तोड़ देगा? पैरा नाइट्रोफिनाइल और फास्फेट में, ये देखो 2 जगह तोड़ दी, ठीक है ना। जल के साथ मिक्स करेंगे तो भी तोड़ेगा, ये ऐसे नहीं तोड़ेगा, ठीक। आगे लिख लो ऑब्जर्वेंस कर लो इसको, इस पर भी ध्यान मत दो। आगे देखो, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ALP की? 20 से 140 U प्रति लीटर। रिएजेंट में क्या क्या इसका R1, देखो उसमें SGOT-PT में L1 L2 लिए, तो इसमें R1 R2 है, ठीक है। तो R1 में क्या PNPP सबस्ट्रेट है, R2 ये MP है, एमिनो मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है ना। सबस्ट्रेट तो इसलिए आया, शायद इसकी जगह कोई और केमिकल भी होता है, उसको लेते होंगे, ठीक है। आगे है वर्किंग रिएजेंट। वर्किंग रिएजेंट में क्या है, जैसे SGPT और SGOD में बनाया था सेम वैसे बनाना। वर्किंग रिएजेंट मतलब L1, जैसे उसमें L1 L2, जैसे L1 लिया है 4 माइक्रो 100 लीटर, L2 लिया है 100 माइक्रो लीटर, वैसे वर्किंग एजेंट इसमें R1 400 लेंगे और R2 100 μml लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सेम लिख दिया, ठीक। पहले को 400, दूसरे को 100। अब प्रोसीजर में देख लो, जैसे उसमें लिखती एक टेस्ट ट्यूब ली थी, एक ब्लैंक ट्यूब ली थी, यहाँ पे वर्किंग रिएजेंट लिख लिया हमने, डिस्टिल वाटर और सीरम लिख लिया। तो वर्किंग रिएजेंट को दोनों में 1-1 ml मिला दो, डिस्टिल वाटर को टेस्ट ट्यूब में नहीं मिलाते हैं, सिर्फ ब्लैंक ट्यूब में मिलाते हैं। सीरम सिर्फ इसमें 20 μml मिलाएंगे, जबकि उसमें कितना मिलाया 100 ml है शायद, 100 माइक्रो लीटर, ठीक है ना। SGOT-PT में फिर आगे इसको मिक्स वेल कर लेंगे, इंक्यूबेट कर लेंगे फॉर 1 मिनट, और आगे कर लेंगे रीड एब्जॉर्बेंस 340 नैनोमीटर पर इसकी जो है रीडिंग को पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। इतनी है बस इसमें। सबसे मेन चीज़ इसमें ये ध्यान रखना, मेथड किंग एंड किंग मेथड या पैरा नाइट्रोफिनाइल फास्फेट मेथड, ज़्यादा भी ना तो ये तो याद रख ही लेना, ठीक है ना। वैसे कहना बहुत आसान है कि याद रख लेना, मैंने पढ़ाई करी तो मेरे भी अब एक आध चीज़ हो तो याद कर भी लो, इतनी सारी हैं तो याद रखना इतना आसान भी ना रहता, भूल भी जाते हैं। 20 से 140 UL पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू, ठीक। अब वीडियो करते हैं बंद। अब बनाएंगे आगे एक एंजाइम और है GGT, उसको बनाने के बाद में पढ़ेंगे हम बिलिरुबिन पे आएंगे, ठीक।